गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद करते हैं तुम सब अच्छे होगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आज हम लोग उसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसमें हमने पहले बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में, कि हमें 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें से 3 तो हमने पूरे पूरे कवर कर लिए थे। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा था रिलेटेड टू शेड्यूल 3, दैट इज फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उस पे हमने पूरा फॉर्मेट तो देख लिया था। होपफुली आप सबको लर्न भी होगा। आज उस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक। अच्छा, इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को होमवर्क दिया था, जो रिलेटेड टू सीडीटी था। एंड एक क्वेश्चन और आप होमवर्क ले लो, क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। किसके हम बता देते हैं, हमने क्लास में क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू इफेक्टिव कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम पैटर्न पे है रिलेटेड टू इफेक्टिव कैपिटल। तो वो क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क ले लो। एंड पहले प्लीज क्वेश्चन नंबर 14 एंड 17 ट्राई करना। उसके बाद आप आंसर मैच कर सकते हो। हमने टेलीग्राम चैनल पे दोनों का आंसर अपलोड किया हुआ है। क्लियर? अच्छा, आज की क्लास में हम लोग के पास जो न्यूमेरिकल हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जितने भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं हम उसकी कवरेज करेंगे। ओवरऑल 17 क्वेश्चंस थे हमारे इस चैप्टर में। एंड बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे ना, सब में आज पर शेड्यूल 3 आपको पीएल अकाउंट बैलेंस शीट की ही कवरेज है, ठीक। चलो, तो हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात बता दें कि जहां क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है ना, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 16 भी मेंशन कर लेना। रीजन बीइंग कि क्वेश्चन नंबर 11, 3 एंड 16 बिल्कुल सेम पैटर्न पे, ठीक। अच्छा, इसका जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 10 to 20 मार्क्स आएगा, हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। एंड एक और बात बता दें कि ये जब आप क्वेश्चन इस चैप्टर के करोगे, स्पेशली रिलेटेड टू शेड्यूल 3, तो आप एक पेंसिल ले लेना, सो दैट जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप उसको वहां पे कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर पाओ। क्लियर? इसके अलावा मेरे को एक दो और पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करने थे, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला, अगर हमारे पास क्वेश्चन में डेटर्स दिया हो, कौन सा वाला, मोर देन 6 मंथ्स वाला, तो इसका हमें एक सेपरेट डिस्क्लोजर करना होता है हमारे नोट्स अकाउंट्स को। क्लियर? डेटर्स 2 तरह के होते हैं, लेस देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ। तो जो 6 मंथ से ज्यादा के लिए है उनका हमें डिस्क्लोजर करना होता है हमारे नोट्स अकाउंट्स में। सेकेंड, अगर हमने मान लो कोई लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन है, तो इस पे नो डाउट आपको 2 चीज का पेमेंट करना होता है, एक तो इंटरेस्ट का और एक प्रिंसिपल का। तो कई बार आप क्वेश्चन में देखोगे ना कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होती है। और क्यों दिया होता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में। पर इंटरेस्ट करंट ईयर में पे करना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट करंट ईयर में पे करना होगा। तो ये जो अमाउंट है ना आपकी, ये नॉन करंट लायबिलिटी से आपको हटा के करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में शो करना होता है। क्लियर? ठीक है। और ऐसा क्यों? सिंपली क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म में शो नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और पॉइंट, कि आप देखोगे कि आपके पास बैंक अकाउंट दिया है, तो बैंक अकाउंट दिया कोई दिक्कत नहीं है, बट कई बार आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहता है कि कुछ पैसा आपने अदर देन शेड्यूल्ड बैंक डिपॉजिट किया है। तो जो भी आपने डिपॉजिट अदर देन शेड्यूल्ड बैंक किया है ना, उसका आपको सेपरेट डिस्क्लोजर बुक्स में देना होता है। अब आप बोलोगे कि मैम यही 3 टॉपिक आपने क्यों बताया? क्योंकि जनरली इन तीनों पॉइंट्स की कवरेज आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में मिलेगी, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या बताया है। डेटर्स के कैलकुलेशन के लिए बताया, लोन के लिए एंड बैंक अकाउंट के लिए। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसको नोट करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने रफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करें, सब पेंसिल ले लो, ठीक, और बुक ओपन करो जिनके पास बुक है, अदरवाइज शीट में भी आप देख सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है। हम क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर रहे हैं। पहले कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय पायनियर लिमिटेड, prepare the balance sheet as on 31st March 2014 as required by Part 1 revised Schedule 3 of the Companies Act। ठीक, जितनी भी चीजें आपकी विद इन बैलेंस शीट दी हैं हम उसको रीड नहीं करेंगे। हम किसको रीड करेंगे? ओनली एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड उससे रिलेटेड जहां जहां एडजस्टमेंट हो ना उसके आगे टिक कर देंगे। सबसे पहले आप लोग देखो, लिखा है कि 2000 इक्विटी शेयर्स वे इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर हम अदर देन कैश की बात करें बेटा, तो सिंपली हम किसकी बात करें? कई बार हम जब मार्केट से, हम मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कि जब वो मार्केट से असेट परचेज करने जाते हैं, तो असेट के बदले वो पेमेंट नहीं करके वो कहते हैं आप मेरी कंपनी का शेयर्स ले। तो वहां पे जो आपने शेयर्स इशू किया है वो अदर देन कैश ही तो है। तो इसका हमें क्या करना होता है? डिस्क्लोजर दे देना होता है नोट्स अकाउंट्स में। तो आप इक्विटी शेयर्स के आगे टिक कर लो।
फिर देखो डेटर्स दिया है फॉर मोर देन 6 मंथ्स वाले, तो वो डेटर्स के आगे आप टिक कर लो, सन्डी डेटर्स करके दिया है। कॉस्ट ऑफ एसेट देखो बुक में दिया है, बट विद इन बैलेंस शीट बिल्डिंग की वैल्यू कॉस्ट कितने दी हुई है 4 लाख, और विद इन बैलेंस शीट कितनी दी है 3.5 लाख। तो बट ऑब्वियसली जो गैप है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन, वो हम बाद में नोट्स अकाउंट्स में मेंशन कर देंगे। फोर्थ पॉइंट देखो, कह रहा द बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सिंपली देखो इसमें बता दिया ना कि एक लोन है जो लॉन्ग टर्म है 1.5 लाख का, उसमें 7,500 क्या है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म से हटा करके या नॉन करंट लाइबिलिटी से हटा करके करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटीज में लाएंगे। और इसका रीजन सिर्फ इतना है कि भाई ये तो इसी साल पे होना है ना, तो जो करंट ईयर की लाइबिलिटीज है वो तो करंट ईयर में दिखाओगे। एंड द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका भी हम एक डिस्क्लोजर दे देंगे अपने नोट्स अकाउंट्स में। नेक्स्ट ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 2,000 विद ग्लोबल बैंक लिमिटेड व्हिच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। तो अगर ये शेड्यूल्ड बैंक नहीं है तो इसका डिस्क्लोजर हम सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स अकाउंट्स में देंगे। द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी फॉर 1,50,000 व्हिच इज स्टिल इनकम्प्लीट। अभी तक मतलब हमने मशीन के इरेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है बट अभी तक वो इनकम्प्लीट है, तो वो कंप्लीट होगा या नहीं अभी इसकी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और एज सच क्वेश्चन में भी कहीं पे भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम इसको क्या मानेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानेंगे। एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम हमेशा कहाँ शो करते हैं, फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। हमने क्या बोला, नोट्स अकाउंट्स के फुट नोट पे मत शो कर देना, बैलेंस शीट के फुट नोट पे शो करेंगे, ठीक। अच्छा, अब एग्जाम में अगर मान लो इतना लेंदी क्वेश्चन आता है 10 to 20 मार्क्स का, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे एंड आफ्टर दैट नोट्स अकाउंट्स बना करके डेटा फिल करते जाएंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है या आपको पता ही नहीं होता आप करते क्या हो कि बैलेंस शीट में सब कुछ भर करके चले आते हो, उस पे इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन में मान लो कि फिर भी आपको बच्चों की तरह ट्रीट कर लेते थे, बड़ा आप इंटर लेवल पे हो तो आपको थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। एज पर शेड्यूल 3 आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग रखना होता है एंड उसमें आप जो डेटा फिल करते हो वो फिल करते हो विद द हेल्प ऑफ नोट्स अकाउंट। सो आप सारी की सारी डिटेलिंग कहाँ करोगे, नोट्स अकाउंट्स में, एंड बैलेंस शीट का सिर्फ उसे फॉर्मेट बना करके हेडिंग लिखोगे और सब हेडिंग। क्लियर है मेरा पॉइंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे एंड आफ्टर दैट आप लोगों के लिए नोट्स अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक। अच्छा, जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे तो ये नहीं कि हमने जो फॉर्मेट बनाया सब कुछ इसमें भर दो, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है सिर्फ वो लिखना। सबसे पहले हमेशा कंपनी का नाम लिखेंगे जो कि दिया है पायनियर लिमिटेड, फिर मेंशन कर देंगे कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, कब की बना रहे हैं, देखो बुक में दिया है 31 मार्च 2014। एक कॉलम तो हम लोग रख लेंगे अमाउंट के लिए, एक कॉलम हम लोग रख लेंगे नोट्स नंबर के लिए, और एक हमारा पर्टिकुलर्स। ये करंट ईयर का अमाउंट जाएगा, ठीक। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, अगर हम बात करें इक्विटी एंड लायबिलिटीज की तो इसमें 3 सब हेडिंग हमने डिस्कस किया था, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एज वेल एज करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें जाती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो और कुछ दिया है क्या, कहीं पे भी शेयर एप्लीकेशन या मनी पेंडिंग रिलेटेड टू शेयर एप्लीकेशन, या फिर कह लो शेयर वारंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल एंड क्या लिखेंगे बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसी के अंदर मत लिखने लग जाना, नोट नंबर लिखना, नोट्स अकाउंट्स में वो चीज अलग से मेंशन करेंगे। बी क्या है मेरा, नॉन करंट लायबिलिटीज। अगेन देखो नॉन करंट लायबिलिटीज में एक तो हमने आपको पहले ही बताया था जो कि लॉन्ग लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस दिया था, एंड देखो एक अनसिक्योर्ड लोन भी दिया हुआ है, तो ये दोनों चीजें कहाँ आ जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहीं दिया नहीं है तो बस यहाँ हेडिंग क्या बना देते हैं,
या हम आप लोग के लिए हेडिंग बना रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक। एंड लास्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, करंट लायबिलिटीज। अच्छा, करंट लायबिलिटीज की बात करें तो इसमें भी हमने 4 चीजें बताई हुई थी। एज पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बैंक ओडी वगैरह तो दिया नहीं है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेड पेबल्स लिखेंगे, रीजन बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है। अदर करंट लायबिलिटीज लिखेंगे क्योंकि अभी हमने बताया था कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। एंड इसके अलावा क्वेश्चन में हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी दिया है, तो लिख देते। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा, अदर करंट लायबिलिटीज। एंड नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्लियर? तो ये मेरा यहां आ जाएगा टोटल एंड ये हो जाएगा क्लोज। अब नेक्स्ट हम लोग असेट साइड चले, तो असेट साइड तो और सिंपल है। हमें पता है कि असेट की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो असेट्स में सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट असेट था और करंट असेट था। तो इसमें सबसे पहला लिख ले नॉन करंट असेट्स। और क्वेश्चन में हमने क्या बोला, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर देखेंगे तो हमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर दिख रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा टैंजिबल असेट्स। बाकी कुछ दिया नहीं है, स्किप कर रहे हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहीं कुछ आपको दिया नहीं है। अगर आप ऐसे देखोगे तो हॉरली तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। और बी हम लोग ले लेते हैं बेटा करंट असेट्स। करंट असेट्स में हमने 6 चीजें बताई थी, देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। स्टार्टिंग से देखो, हमारे पास सबसे पहले इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, लिख लेते हैं अभी। सन्ड्री डेटर्स दिया है तो ट्रेड रिसीवेबल लिख लेते हैं। एडवांसेस दिया है तो शॉर्ट टर्म एडवांसेस लिख लेते हैं। एंड हमारे पास और भी कुछ दिया है क्या, बस कैश, कैश इक्विवेलेंट दिया है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, और क्या बताया था, कैश, कैश इक्विवेलेंट, एंड लास्ट विल बी अदर। नहीं, अदर नहीं लिखेंगे, शॉर्ट टर्म एडवांसेस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो ना लिखा हुआ है एडवांसेस। तो ये मेरी बैलेंस शीट यहाँ क्लोज हो जाएगी एंड बोथ साइड हमारा मैच होना चाहिए। अच्छा, हमने नोट नंबर में टोटल किया है, नोट नंबर में टोटल नहीं होता है। टोटल कहाँ होता है, बाहर वाले कॉलम में। करेक्शन कर दिया है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम एग्जाम में क्या हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, बट ऑब्वियस आएगा, क्योंकि जब आप लोग इस क्वेश्चन की या इस पैटर्न पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बहुत ही इजीली आपको एक बार बैलेंस शीट देख के समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आइटम जाना है और क्या क्या नहीं जाना है, ठीक। तो जो जाएगा सिर्फ उसकी नोटिंग किया है। अब करते क्या है, जल्दी जल्दी शेड्यूल्स जल्दी जल्दी हम लोग नोट्स बना लेते हैं, नोट्स अकाउंट्स में, एंड उसी हिसाब से यहाँ पे नोट नंबर डालते जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं शेयर कैपिटल। जस्ट इसके नीचे बनाना। अब मेरे पास इसके बाद स्पेस नहीं है तो हम इसके पैरेलल बना रहे हैं, बट आप कहाँ बनाओगे, जस्ट उसके नीचे हेडिंग डाला। और इसको हम लोग बिल्कुल रफ बना सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स को अगर आप चाहो तो अब बिल्कुल रफ बनाना। क्लियर? इसको इसमें कोई फॉर्मेट फॉलो करने की हमें जरूरत नहीं है। फर्स्ट अपना हो गया बेटा शेयर कैपिटल। हमने बताया था कि अगर मान लो हमारे पास शेयर कैपिटल है, उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल की डिटेल दी होगी तो मेंशन करेंगे, बट क्वेश्चन में देखो हमारे पास आज सच कहीं कुछ दिया नहीं है, सीधे सीधे इशूड एंड सब्सक्राइब दिया है। तो हम यहां लिख देते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कितना दिया है देखो, 10 लाख दिया है और 100 के हैं, तो यहां लिख दे 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो ये कितना हो गया मेरा, कॉल्स एंड अरियर्स भी है तो विद इन कॉलम लिख लेना। ये चाहो तो बाहरी की तरफ लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में से माइनस कर देंगे। बट एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास दिया था, एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1, कि अदर देन कैश कितना इशू हुआ है, 2000, तो उसको एज इट इज यहां कॉपी करो। 2000 इक्विटी शेयर्स इशूड अदर देन कैश। क्लियर? ये चीज आपको मेंशन करनी होगी कि अदर देन कैश आपने कितना शेयर्स इशू किया है।
इसमें से हम लेस कर दें हमारा कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर है वो पैसा जो अभी आपको मिला नहीं, आपने मांगा पर अभी आपको मिला नहीं, कितना 1000। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9,99,000। और कुछ दिया नहीं है। एंड एक और चीज कि पेंसिल से जो जो इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज जो जो पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं उसके सामने टिक करते जाना। सेकेंड, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है हमारा। रिजर्व्स एंड सरप्लस, और एग्जाम में ना आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होगा कि आप बार बार सारे आइटम्स को दोबारा देख पाओ। रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो मेरे को जर्नल रिजर्व दिख रहा है 2,10,000 का, और उसके अलावा पीएल अकाउंट दिख रहा है 86,700 का। ठीक है, और कुछ है नहीं, यहाँ लिख दें ये 2,10,000 है और पीएल कितना है बेटा 86,700, ये हो जाएगा 2,96,700। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे हम नोट नंबर डाल दे रहे हैं, वैल्यूज अभी फिल कर देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अब यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आएगा। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आप लोग पूरा लिख लेना, हम एसएफसी लिखे हैं। अच्छा, ये है कितना, 1.5 लाख। बट क्या ये 1.5 लाख होना चाहिए था ना, इसमें से हमारा जो इंटरेस्ट अक्रूड है उसको क्या करेंगे बेटा 7500 को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 7500 कहाँ जाना चाहिए, करंट लायबिलिटीज में। तो ये मेरा आ जाएगा 142,500। क्लियर। बट इसमें देखो एक और चीज लिखी हुई थी, पॉइंट नंबर 4 में देखो लिखा हुआ था कि ये लोन सिक्योर्ड है बाय हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, है ना। ओपन करो पॉइंट नंबर 4, देखो एकदम लास्ट में लिखा है द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो वो चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये हमने क्यों लिखा, ये मेंशन करना जरूरी है कि इसके अगेंस्ट आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी मिली है या नहीं। अच्छा, इसके अलावा देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में और कुछ है क्या बेटा, अनसिक्योर्ड लोन 1,21,000 का। टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये तो 500 है, 362, और प्लीज कैलकुलेटर सब निकाल लो। फर्स्ट पॉइंट में फिल करो 9,99,000। सेकेंड देखो कितना आया 296,700, और इसके आगे हम नंबरिंग कर देते हैं 3 की, विच इज इक्वल टू 2,63,500। ठीक, सिंपल है। इस तरीके से नोट्स जो अकाउंट्स बनेगा इसको आप पहले नोट कर लो, क्योंकि हम इसको रब करने वाले हैं और इसको रब करके फिर हम आगे चीजें डेटा फिल करेंगे। चलो तो फिर अब हम आगे देख रहे हैं अपना 4th पॉइंट से। तुम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर जाना, है ना। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको रब कर रहे हैं। देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या डेटा दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस। इसका नोट्स अकाउंट्स ना भी बनाओ तो भी चलेगा, बट स्टिल हम बना दे रहे हैं क्योंकि ट्रेड पेबल्स में ना बिल्स पेबल भी आ सकता है, वो नहीं दिया है हमारे पास। क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये कौन से वाले हैं, फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस। कितना दिया है बेटा, 2 लाख। और प्लीज पूरा पूरा लिखना, है ना, ये आधा अधूरा मेरी तरह से मत लिखना। चल मैं इसको करेक्ट कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कॉपी करते टाइम ना ध्यान ही नहीं देते हो कि मैम ने लिखा क्या है, और वही चीज आज इट इज कॉपी कर लेते हो। 5th देखो बेटा, अदर करंट लायबिलिटीज।
अब अदर करंट लायबिलिटीज में एक पॉइंट तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहे, कौन सा? इंटरेस्ट अक्रूड वाला, ठीक है। और मैम और भी कुछ है क्या? देखते हैं क्वेश्चन में। इंटरेस्ट अक्रूड पहले लिख लेते हैं 7500 का। और देखो बेटा कुछ दिया है क्या अदर करंट लायबिलिटीज में? हाँ दिया है, डिविडेंड पेबल। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हर क्वेश्चन में आपको डिविडेंड पेबल तो मिलेगा ही मिलेगा। और डिविडेंड पेबल कितना है? 60,000 है, ये हो गया 67,500। और कुछ है क्या क्वेश्चन में रिलेटेड टू ट्रेड पेबल्स या अदर करंट लायबिलिटीज? सॉरी, अदर करंट लायबिलिटीज और तो कुछ इसमें नहीं है। एंड लास्ट देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वेट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमने क्या बोला था? वो प्रोविजंस जो फॉर अ ईयर होंगे या लेस देन फॉर अ ईयर होंगे। तो उस केस में देखो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है 68,000 का, फिल कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ जितने भी आइटम्स हमने बोर्ड पे लिखे हैं उन सबके आगे टिक किया होगा, तब आप देखोगे ना कि आपके पास लायबिलिटीज में कुछ बचेगा नहीं। आपका लायबिलिटीज का जितना भी आइटम था वो सब आपने कवर कर लिया होगा, और इसीलिए हमने बोला कि आप प्लीज पेंसिल से टिक करो सो दैट कहीं पे भी कोई आइटम आपका स्किप ना हो जाए। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया एंड 6 हो गया। ये हो गया बेटा 2 लाख, ये 67,500 एंड ये है अपना 68,000। टोटल कर लेते हैं इस पूरे साइट को, हम लोग एक बार टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 9,99,000 प्लस 296,700 प्लस 263,500 प्लस 2,67,500, दोनों को मिला करके बोला हमने, एंड 68,000। 18,94,700 आना है, 18,94,700। ठीक, अब चलो हम लोग 7 पॉइंट में चलते हैं, जो कि हमारा क्या है बेटा? टैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट्स में देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ये तो ठीक है। बट ये सारे कौन से हैं? आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि कॉस्ट भी दी है असेट्स की। तो पहले लैंड तो एज इट इज लिख लेते हैं। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, बल्कि हमेशा क्या होता है? एप्रिशिएट होता है। 2 लाख। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दिया है? बिल्डिंग दिया है। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है बेटा? पॉइंट नंबर 3 में देखो 4 लाख है, बट यहां पे हमारे पास टोटल में कितनी वैल्यू दी है? सिर्फ 3.5 लाख। तो ये जो 3.5 लाख दिया है, इसका मतलब रिमेनिंग विल बी डेप्रिसिएशन, है ना? ऊपर का ये नोट करो तो हम इसको रब करेंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। अगेन उसकी कॉस्ट देखेंगे बुक में कितनी दी हुई है। कॉस्ट 7 लाख दी है, एंड डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। तो देखो बुक में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी है 5,25,000। देयरफॉर रिमेनिंग इज डेप्रिसिएशन। सही है ना? 5 6, हाँ ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? फर्नीचर। इसका भी हम क्या करें? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है? 62,500। बैलेंस कितना है? 50,000। रिमेनिंग विल बी डेप्रिसिएशन। ये क्यों दिखा रहे? क्योंकि अगर हमारे पास क्वेश्चन में पीएलबी होता तो वहां पे ये डेप्रिसिएशन जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका टोटल कर लेते हैं। ये तो नीचे तो 5.5 लाख हो गया, प्लस ऊपर का हो गया 575,000। 11,25,000 आना चाहिए ये टोटल। फिल कर देते हैं टैंजिबल एसेट्स के सामने, एंड नंबरिंग थी 7 की। अब चलते हैं 8 पे। 8 क्या है बेटा? इन्वेंट्रीज है। तो अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करें तो वो तो उसका हमें नोट्स अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ स्टॉक के नाम पे रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स बोल रहा है।
देखो कितना कितना दिया है, 2,50,000। ये तो मैं एज इट इज कॉपी भी कर सकते थे, 2,50,000। यहाँ पे नंबरिंग करें इन्वेंट्रीज के सामने 8 की, और यहाँ लिख दिया 2,50,000। नेक्स्ट देखो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल है, इसके लिए हमें नोट नंबर 9 बनाना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट में बोला है कि कुछ डेटर्स हैं जो कि फॉर मोर देन 6 मंथ्स। कुछ ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें, देखो क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर्स दिया है 2 लाख का, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां क्या लिखोगे? एक 52,000 वाला था ना, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो यहां लिखेंगे डेट एक्सीडिंग 6 मंथ्स 52,000। ये 52,000 कौन से हैं? जो कि 6 महीने से ज्यादा के लिए हैं। सन्ड्री डेटर्स कितना है? 2 लाख, तो यहां लिख दिया 2 लाख। नेक्स्ट 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया है और कैश एट बैंक दिया है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैश इन हैंड एंड एट बैंक सीधे सीधे कॉपी कर लोगे तो ये हो जाएगा 30,000, और ये है बेटा 2,47,000। तो ये टोटल कितना हो गया? 2,77,000। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे देखो एक चीज अपने को लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बैलेंस एट बैंक 2,000 कहाँ रखा है? एक ऐसे बैंक में जो कि शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2,000 विथ ग्लोबल बैंक which is not a scheduled बैंक। और कुछ करना है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्क्लोजर देना था। टोटल कितना है? 2,77,000। और शॉर्ट टर्म एडवांसेस में हमने पहले बताया था कि सिर्फ एडवांसेस दिया है, तो एडवांसेस को मैं एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, जो कि है 42,700, है ना? इसके लिए किसी भी तरह का कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं कि हमारा बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं। 11,25,000, 2,50,000, 2,77,000 प्लस 42,700, जो कि आ रहा है 18,94,700। 18,94,700 मैच कर गया। अगर आपने पेंसिल से टिक किया होगा तो देखा होगा कहीं पे भी कोई भी आइटम आपका रिमेनिंग नहीं है, आपने सबके आगे टिक किया होगा, एक्सेप्ट एक हमारे पास नोट है बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, पॉइंट नंबर 6, उसके बारे में हमने कहीं नहीं लिखा है। तो उसके बारे में आप कहाँ लिखोगे? हमने पहले बताया था कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो हम क्या करेंगे? फुट नोट में लिख देंगे, लिखेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, हम यहाँ पे रब करके लिख रहे हैं इसके ऊपर, जो कि आपको बैलेंस शीट में नीचे की तरफ लिखना है। यहाँ बस हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक? ये बैलेंस शीट में प्लीज नीचे सब लिख लेंगे कि कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, है ना? देखो ना, ये चीज दी हुई थी ना कि कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो ये क्या है? कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, या फिर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला मेरा पॉइंट रह गया था, पॉइंट नंबर 6, वो हम ऊपर लिख रहे हैं, जो कि आपको बैलेंस शीट में नीचे की तरफ लिखना है। तो वो हम यहाँ ऊपर आपके लिए लिख दे रहे हैं कि कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? देखो, फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी कितने की मशीनरी है बेटा ये इरेक्शन वाली? 1,50,000 का इरेक्शन होगा, विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो ये क्या हो जाएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये हम लोग कहाँ लिख देंगे? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आप नीचे की तरफ ये चीज मेंशन कर देना, दैट्स इट, कि एक हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है जहां पे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, वो अभी भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट होगा कि नहीं हमें नहीं पता।
ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो। हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ना बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, तो क्या वो पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने वाले? नहीं, जितनी चीजें उसमें अलग हैं, मतलब डिफरेंट है रिलेटेड टू कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 11, हम सिर्फ वो सॉल्व करवाएंगे और बाकी आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे। एंड ये क्वेश्चन करने के बाद सारे स्टूडेंट्स इतने केपेबल हो कि वो सारे पॉइंट्स आप लोग कवर कर लोगे। बट हम पूरा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे एंड जहां जहां जो पॉइंट रेलेवेंट है उसको हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 2 पे कह रहा हूं, 31st March 2015 Bose and CN Limited provides you the following ledger balances after preparing its PL account for the year ended 31st March 2015। अगेन उन्होंने PL बनाया, आपको सिर्फ कितनी मेहनत करनी है? आपको मेहनत करनी है बैलेंस शीट बनाने में। देखो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया है, क्या हम रीड करने वाले हैं? नहीं। हम क्या रीड करेंगे बेटा? सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड उससे रिलेटेड जहां जहां पॉइंट्स होंगे रेलेवेंट उनको टिक करते जाएंगे। सबसे पहला बोला 4,20,000 फुल पेड इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन कैश है। आपको क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था कि ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे, सिंपली आपको वैसे वो चीज वहां पे मेंशन कर देनी है कि इतना अदर देन कैश है। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट में, सेकंड एज वेल एज थर्ड पॉइंट में हमारे पास जितने भी टैंजिबल एसेट्स हैं सबकी कॉस्ट दी है। तो अब जितनी भी वैल्यू विद इन बैलेंस शीट दी होगी उससे कंपेयर करके डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। सेम पैटर्न पे हमने यहाँ पे भी किया क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 3,80,000 ऐसे हैं जो फॉर मोर देन 6 मंथ्स है। इनका नोट्स अकाउंट्स में हम क्या करेंगे? डिस्क्लोजर दे देंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बताएंगे, लिखा है कि द अमाउंट ऑफ बैलेंसेस विद बैंक इंक्लूड्स 18,000 विद अ बैंक व्हिच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। ये तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। एंड द डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 5 lakhs आर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months। स्पेशली बताया कि 5 लाख का डिपॉजिट सिर्फ कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो एंड करके ना हमें वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देना था बस। मतलब ये जो लिखा हुआ है कि इतना शेड्यूल्ड बैंक के साथ नहीं है, एंड आगे लिख देते कि इतना अमाउंट हमारा फॉर 9 months डिपॉजिट है, वो भी हम करके शेड्यूल में बता देंगे। लास्ट पॉइंट देखो, लिखा है कि जो अनसिक्योर्ड लोन है उसमें कुछ बैंक से रिलेटेड है, कुछ रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है। तो सिंपली अनसिक्योर्ड लोन का पहले तुम लोग बैलेंस देखो कितना दिया है बुक में। बुक में दिया 8,47,000, उसका बाइफरकेशन बता दिया और तो कुछ नहीं बताया। उस बाइफरकेशन को हम कहाँ शो कर देंगे? अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। तो हम कितना नोट्स अकाउंट्स आपको बताने वाले हैं? एक अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड, जो कि किससे रिलेटेड है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड, जो कि हमारा करंट एसेट है। और उसके अलावा कहीं कोई जरूरत है? देखो क्रेडिट बैलेंसेस में अगर देखोगे एक और पॉइंट लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में लिखा है कि इट इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हमने सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 11 किया है, बट आगे लिखा है रीपेबल विद इन 1 year इज 2 लाख। एक साल में आपको कितना रीपे करना है? 2 लाख। तो वो 2 लाख आपके लिए क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज मैच्योरिटी अमाउंट। और वो मैच्योरिटी अमाउंट किसके लिए होगी बेटा? फॉर करंट ईयर। तो उसको हम कहाँ शो करेंगे? अदर करंट लायबिलिटीज में। मतलब 2 लाख को हम नॉन करंट लायबिलिटी से हटा करके करंट लायबिलिटीज का पार्ट बना देंगे। जैसे उसमें इंटरेस्ट दिया था ना 7,500, इसमें तुम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। एंड उसके अलावा देखो डेबिट बैलेंसेस में जहां असेट्स दिया है ना, वहां पे पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स दिया है। तो अब आप करोगे क्या? सिंपली टैंजिबल एसेट्स के बाद एक और यहाँ पे मेंशन कर लोगे इनटैंजिबल एसेट्स। बाकी सारी चीजें तो वही दी हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया था। क्लियर? तो हम आपके लिए वो शेड्यूल्स बना रहे हैं जो रेलेवेंट है। ये तो एज इट इज रहेगा, इसको तो मान लो आप लोग को खुद ही ड्रॉ करना है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या बता देंगे? आंसर बता देंगे, टोटल बता देंगे, एंड बाद में इस क्वेश्चन के आंसर को टेलीग्राम पे हम शेयर भी कर देंगे। बट आज पहले वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि जब तक आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे, कोई भी चीज मेरी बताने की आप लोगों को बेनिफिट नहीं करेगी। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बना ले बेटा?
सबसे पहले हम लोग एक शेड्यूल बना लेते हैं और प्लीज आप लोग पूरा क्वेश्चन करोगे, हम सिर्फ आपको कौन सा शेड्यूल बता रहे हैं जो मेरे हिसाब से रेलेवेंट है, और बाकी सारे पॉइंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखे, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, हमें थर्ड नोट देखना है जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब देख लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहला है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कितना दिया है, 10,50,000। क्या ये पूरा 10,50,000 हम लिखने वाले हैं ना, हम तो इसमें से 2 लाख माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख कौन सा वाला है, मैच्योरिटी अमाउंट है जो कि करंट ईयर में जाएगा। और एक हमारा जाएगा, अच्छा यहां पे हम लिख दें, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर? इसी के साथ साथ लोन फ्रॉम, ये देखो हमने क्या लिखा है, ये होगा 8,50,000। फिर यहां क्या लिखेंगे बेटा, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन है कितने का, 8,47,000 का, तो ये तो हम टोटल बाहर लिख देते हैं, बट विद इन कॉलम ऐसे नहीं लिखेंगे। विद इन कॉलम क्या दिखाएंगे, इसका बाइफरकेशन। पॉइंट नंबर 6 देखो, लिखा है कि ये अनसिक्योर्ड लोन बैंक से 2 लाख है, रिलेटेड पार्टीज मतलब जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली है उनसे हमने कितना लिया है, रिलेटेड पार्टीज से 1 लाख, एंड रिमेनिंग जो बच गया, कितना बच गया, 5,47,000, ये किन से होगा, अदर्स। इसका टोटल बाहर दिखा दिया, दैट्स इट। ये कितना हो जाएगा, 16,97,000, 16,97,000। क्लियर? तो ये हो गया मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थर्ड शेड्यूल। एंड इसके अलावा हमने कौन सा एक शेड्यूल बनाने के लिए आपसे बोला है, बनवाने के लिए, रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी बना लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा कहाँ आ रहा है, करंट एसेट्स में आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये दोनों टॉपिक हम आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ यही 2 पॉइंट है जो डिफर कर रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है, तो वो आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। और ये ऐसे मत बनाना, इसका फोटो क्लिक कर लेना, बाद में जब पूरा सॉल्व करोगे तो उसको मैच कर लेना। कैश इन हैंड देखो क्या दिया है, 2,10,000। एंड हम यहाँ क्या लिखें, बैलेंसेस विद बैंक्स, कितना दिया है बेटा, 17,29,000। टोटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टोटल तो हमारा अभी भी कितना रहेगा, 19,39,000। टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक डिस्क्लोजर बढ़ जाएगा, और वो डिस्क्लोजर क्या होगा, रुपीस पूरी की पूरी लाइन लिख देंगे कि 18,000 विद द बैंक, जो कि क्या नहीं है, विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक, जो कि शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। एंड एक और इसमें डिस्कशन दिया, एक और इसमें टॉपिक दिया है कि जो डिपॉजिट्स है वो 5 lakhs है, आर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months, एंड द डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 5 lakhs आर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months। ये तो एक तरह से कह लो बस डिस्क्लोजर करना था, लिखा हुआ था तो हमने उसी चीज को डिस्क्लोज कर दिया, दैट्स इट। और बाकी सारा का सारा पॉइंट एज इट इज सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है। हम इसकी बैलेंस शीट का टोटल आपको बता रहे हैं, आप ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, और उसके बाद हम कल तक टेलीग्राम ग्रुप पे इसका आंसर शेयर कर देंगे, आंसर मतलब पूरा सॉल्व करके, ठीक है। बैलेंस शीट हम टोटल लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,32,32,67,000
62,900, ये आपके बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करके देखना, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो आंसर रहेगा वहां से मैच कर लेना। वैसे ऐसा कोई भी अब क्वेश्चन नहीं है जो इस पैटर्न पे आए, क्वेश्चन नंबर 11 के पैटर्न पर आपसे सॉल्व ना हो। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 16 अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो क्या हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं? ये क्वेश्चन भी हम पूरा नहीं सॉल्व करवाएंगे, जहां इंपॉर्टेंट मेरे को पॉइंट लगता है रिलेटेड टू नोट्स अकाउंट्स वो बता देते हैं, एंड बाकी तो हमने देख ही लिया है क्वेश्चन नंबर 11 में। चलो रीड कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 को। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय एलिगेंट लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014 as required by part 1 revised schedule 3 of the Companies Act। सेम, सिर्फ आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अब आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि बहुत सारी दी है। सबसे पहले देखो लिखा है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम सबको पता है कि इसका हम क्या करेंगे, सिर्फ डिस्क्लोजर कर देंगे, तो हम इसका एडजस्टमेंट नहीं बताएंगे। डेटर्स कुछ मोर देन 6 मंथ्स हैं, बता चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 में। असेट्स की कॉस्ट दी हुई है, अगेन क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है कि जो टोटल लोन है विद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज 7,50,000 इंक्लूसिव ऑफ 37,500 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो हम सबको पता है क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखा कि 7.5 लाख में से 37,500 माइनस कर देंगे और 37,500 को कहाँ दिखाएंगे, अदर करेंट लाइबिलिटीज में। एंड द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो कुछ भी नया नहीं है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो पॉइंट नंबर 5 एंड 6, इस पे हम लोग अभी डिस्कशन कर लेते हैं, बट पॉइंट नंबर 7 देखो। पॉइंट नंबर 7 में बोल रहा है बैलेंस शीट बैंक इंक्लूड्स 10,000 रुपीज विद ग्लोबल बैंक लिमिटेड विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। तो उसका भी एडजस्टमेंट हमने देखा है। तो ओवरऑल फर्स्ट जो पहले 4 है और लास्ट वाला, इसका हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ डिस्कशन किसका करेंगे बेटा, 5th पॉइंट का एंड 6th पॉइंट का, जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है। तो सेम इसी पैटर्न पे बैलेंस शीट बनेगा, नोट्स अकाउंट्स बनेगा, बट हम आप लोग के लिए क्या बना रहे हैं, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स। वो भी किससे रिलेटेड, एक दो टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 11 हमने प्रॉपर डिस्कस किया है तो उसी पैटर्न पे चीजें हैं। बार बार सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। तुम लोग पूरी प्रैक्टिस करोगे, एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पूरी एक प्रैक्टिस बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 16 दोनों जितना हम बताए हैं उसके अलावा वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। बैलेंस शीट टोटल हम यहाँ पे बता देंगे आप लोगों को, एक बार खुद से ट्राई करना। सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड है, वैसे सॉल्व हो जाएगा, बट उसके बाद हम आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन कर देंगे, सेंड कर देंगे, वहां से आप लोग एक बार चेक कर लेना जरूर से। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है बेटा, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6। 5 में कह रहा है ट्रांसफर ऑफ 20,000 टू जनरल रिजर्व इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, रिजर्व्स एंड सरप्लस से। कह रहा है कि हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके जर्नल रिजर्व में डाले, तो दोनों किससे रिलेटेड है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल। अगर आप 5% डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको करना क्या है कि करंट ईयर के पीएल से कम करोगे। भाई जब आपने बोला कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो आपका इस साल का प्रॉफिट कम हो गया ना, पूरा तो आप रिटेन फॉर्म में रख नहीं सकते, पूरा पीएल क्या दिखा पाओगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, नहीं। जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाए हो उसमें से ये 5% माइनस कर दो, एंड ये 5% क्या हो गया, अदर करंट लायबिलिटीज। हमने पहले बताया कि भाई डिविडेंड पेबल कहाँ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। तो हम आप लोगों के लिए कौन कौन सा शेड्यूल बनाने वाले हैं, एक बनाएंगे रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना। होपफुली हमारा कौन सा वाला नंबरिंग होगा, सेकेंड। होपफुली क्या सेकेंड ही होगा, क्योंकि फर्स्ट तो शेयर कैपिटल होगा। एंड उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। देखो क्वेश्चन में दिया है लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज दिया है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दिया है, तो वो तो आप लोग बना लोगे। हम कौन सा आप लोग के लिए बनाएंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज का।
ठीक है, स्टार्ट करें। देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग से हमारे पास जर्नल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, जर्नल एंड रिजर्व कितना दिया है? जर्नल रिजर्व वो दिया हुआ है 10,50,000 एंड 20,000 हम इस साल जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करें। एड करंट ईयर एप्रोप्रिएशन लिख लेते हैं ना, करंट ईयर एप्रोप्रिएशन कि अपने पीएल में से निकाल के 20,000 हमने कहाँ डाला? जर्नल रिजर्व में। तो ये टोटल हो जाएगा 10,70,000। ठीक, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बुक में कितना दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 4,33,500। भाई इसमें से सबसे पहले जो एप्रोप्रिएशंस है वो कौन सा है? जर्नल रिजर्व का, तो माइनस कर दो। ठीक, इसके अलावा क्या बोला? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिविडेंड पेबल आ जाएगा और डिविडेंड है तो और क्या होगा बेटा? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी और सीडीटी, है ना। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यहां मेरे पास टोटल फिगर आएगी इसकी। इसको हम कहां पे कैलकुलेट करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे। इन दोनों को हम लिखेंगे वर्किंग नोट 1। और ये वर्किंग नोट हम लोग कहां बना सकते हैं बेटा? आफ्टर नोट्स टू अकाउंट्स आप वर्किंग नोट बनाना। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स के बाद बनाना, विद इन नोट्स टू अकाउंट्स मत बना देना। देखो हम यहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पेबल एंड सीडीटी और डीडीटी। सबसे पहला डिविडेंड कितना आपने डिक्लेयर किया है? 5%। कंपनी का नाम दिया होगा तो कंपनी का नाम लिख देंगे, एलिगेंट लिमिटेड लिखा है, बाय एलिगेंट लिमिटेड। कितना है बेटा? 5% है। किसका? पेड अप कैपिटल का। क्वेश्चन में देखें तो पेड अप कैपिटल हमारे पास क्या 50 लाख दिया है, कॉल्स इन अरियर्स भी तो है 5,000 का, तो 5% हमें किसका निकालना है? ऑफ, माइनस करके देख लो प्लीज कितना आ रहा है, 50 लाख माइनस 5,000, ये आ जाएगा 49,95,000 का। हम लोग क्या करेंगे? 5% कैलकुलेट कर लें, ये आ रहा है 2,49,750। क्लियर? अब ये जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है इसका पहले ग्रॉस स्टेप निकालेंगे, तभी तो सीडीटी डीडीटी निकाल पाएंगे। और इसका डिस्कशन हम फर्दर नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसका डिस्कशन पहले किया हुआ है टॉपिक में। तो ग्रॉस स्टेप डिविडेंड, अब ग्रॉस स्टेप कितना हो जाएगा? 249,750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85। ये आ रहा है बेटा 2,93,824। इस पे क्या निकालेंगे? सीडीटी और डीडीटी। रेट क्या था? 17.304% ऑफ 2,93,824। ये कितना हो जाएगा? 50,843। क्लियर? तो हमारा आ गया कि हमने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब कितना पे करना है, 2,49,750 एंड कितना हमारा सीडीटी है 5843। माइनस कर दे, क्योंकि देखो अब ये बोला है कि ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमेशा याद रखना कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एडजस्टमेंट कितनी जगह होता है? 2 जगह। तो हम वही चीज करें कि भाई करंट ईयर का आपको प्रॉफिट कम करना होगा, कितने से? 2,49,750 एज वेल एज 5843। और इसका हम कैलकुलेशन करके पहले बाहर लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए कि 4,33,500 में से हमने 20,000 का अप्रोप्रिएशन किया,
249,750 का अप्रोप्रिएशन किया, 5843 का अप्रोप्रिएशन किया, तो ये हो गया 1,12,907 प्लस 10,70,000, ये हो जाएगा 11,00,000, 11,82,907। एक और हम तुम लोगों के लिए नोट्स अकाउंट्स बना रहे, किसका? अदर करंट लाइबिलिटीज का, क्योंकि दोनों किसका पार्ट बनेगा? अदर करंट लाइबिलिटीज का। और उसके अलावा क्वेश्चन में जब हमने शुरू में जब रीडिंग की थी तब हमने देखा था कि 37,500 का इंटरेस्ट अक्रूड था पॉइंट नंबर 4 में, तो वो यहाँ पे लिख दे। ये तो ठीक है, इसका तो तुम लोग एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 11 में देखे ही हो। फिर यहां लिखेंगे डिविडेंड पेबल एंड डीडीटी। डिविडेंड पेबल इज 249,750 and DDT is 5843. टोटल कर लो, 37,500 प्लस 249,750 प्लस 5843, 33809। क्लियर है? और बाकी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ओवरऑल आप लोग पूरा सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बाकी रिमेनिंग पॉइंट सेम है। इसको नोट डाउन कर लो पहले। अच्छा, इसका बैलेंस शीट टोटल भी प्लीज कहीं लिख लेना। इसका जो बैलेंस शीट टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 94,73,500। 94,73,500। अब इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।